न्यूयॉर्क शहर, सोचिए, एक एकदम हाई सिक्योरिटी डिजिटल आर्ट ऑक्शन चल रहा है और रातों रात एक बेशकीमती मतलब एआई जनित कलाकृति गायब हो जाती है। अरे वाह। पीछे कोई सुराग नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं, कोई टूटा शीशा नहीं, कुछ नहीं, बस एक डिजिटल सिग्नेचर, फीनिक्स। क्या बात है, एकदम फिल्मी लगता है ना? बिल्कुल। और ये जो शुरुआती सीन है ना, ये कहानी का टोन सेट कर देता है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी है, रहस्य है, हाँ। और एक ऐसा चोर है जो मानो हवा में गायब हो जाता है। ये सिर्फ एक चोरी नहीं लगती, ये एक स्टेटमेंट जैसा लगता है। सही कहा। ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि आजकल अपराध कितने हाईटेक हो सकते हैं। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो एक काल्पनिक कहानी धूम 4 फिनिक्स का बदला का एक तरह से खाका पेश करता है। अच्छा। आज हम इसी के प्लॉट, इसके किरदारों और इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये कहानी असल में कह क्या रही है। सही कहा। हमारा मकसद है इस कहानी के वो जो ताना बाना है ना, उसे खोलना। ये फीनिक्स है कौन, उसका असली मकसद क्या है, और जो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ रहे हैं वो कैसे हैं। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर कहानी के आखिर में जो एक नैतिक सवाल उठता है, उसका क्या मतलब है। हम इस कहानी के जरिए किरदारों की सोच और उनके जो टकराव है उनको परखेंगे। हाँ, अगर मोटे तौर पर देखें तो स्रोत हमें एक ऐसे टेक विजार्ड चोर के बारे में बताता है जिसके इरादे छिपे हुए हैं। टेक विजार्ड। हाँ। और उसका पीछा कर रहे हैं दो बिल्कुल अलग सोच वाले पुलिस वाले। अच्छा। कहानियां में दुनिया के कई शहरों की सैर कराती है और आखिरकार एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत की बीच की लकीर थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। और ये दिलचस्प है कि कहानी सिर्फ एक्शन पर फोकस नहीं कर रही है, जैसा सोर्स बताता है। सही। वो बताता है कि कैसे किरदारों के रिश्ते पनपते हैं, खासकर उन दोनों पुलिस अफसरों के बीच की जो शुरुआती नोकझोंक है। हाँ, वो टकराव, वो धीरे धीरे आपसी समझ और शायद भरोसे में बदलती है। और कहानी अलग अलग लोकेशंस पर कैसे आगे बढ़ती है, ये भी देखने लायक है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये फीनिक्स की उड़ान हमें कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। समझने की कोशिश करते हैं कि किरदारों के जो फैसले हैं वो क्यों मायने रखते हैं और कहानी क्या बड़े सवाल उठाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की उस हाईटेक चोरी से। फीनिक्स, जिसका असली नाम जैक बताया गया है। जैक। एक नौजवान बेहद कामयाब टेक मुगल, कहानी में जैसे रणबीर कपूर निभा रहे हो। अच्छा, इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, वो इसे अंजाम देता है और ये कोई आम चोरी नहीं है। डिजिटल आर्ट, हैकिंग, कोई फिजिकल सुराग नहीं, सीसी डिजिटल निशान, फीनिक्स। यहाँ कहानी हमें जैसे हिंट देती है कि ये चोर पैसे से ज्यादा कुछ और चाहता है। हाँ, ये डिजिटल सिग्नेचर वाली बात इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ पहचान बताने का तरीका नहीं है, ये एक तरह की ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग? अच्छा। हाँ, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग पर दस्तखत करता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि फीनिक्स अपने काम को कितनी सटीकता और शायद गर्व के साथ करता है। और उसका एआई जनित आर्ट चुराना शायद ही टेक्नोलॉजी पर उसकी महारत का प्रतीक है, या फिर एक तंज। हाँ, या फिर उस दुनिया पर एक तंज जिसे वो निशाना बना रहा है। ये सवाल तुरंत दिमाग में आता है कि क्यों डिजिटल आर्ट ही, क्या खास है उसमें। बिल्कुल। और इस डिजिटल पहेली को सुलझाने के लिए मैदान में उतरते हैं मुंबई पुलिस के दो नए चेहरे। अच्छा, मुंबई पुलिस। हाँ, इंस्पेक्टर रोहन मल्होत्रा, जो तेज तर्रार है, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करता है और जिसके तरीके थोड़े पुराने स्कूल वाले हैं। इंट्यूशन वाला। हाँ, और दूसरी तरफ है सब इंस्पेक्टर काव्या शर्मा, वो टेक्नोलॉजी की माहिर है, डेटा और लॉजिक पर चलती है और साइबर क्राइम उसकी स्पेशलिटी है। एकदम ऑपोजिट। और यहीं से कहानी में किरदारों का वो टकराव शुरू होता है ना? हाँ। ये सिर्फ दो पुलिस वाले नहीं है, ये दो अलग अलग फिलॉसफी है, अनुभव और सहज ज्ञान बनाम डेटा और तकनीक। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि उनमें शुरुआत में थोड़ी प्रतिद्वंदिता भी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कहानी इस टकराव को कैसे दिखाती है। क्या एक तरीका दूसरे से बेहतर साबित होता है, या फिर कहानी ये कहती है कि असली कामयाबी शायद दोनों के मिलने से ही मिलती है। ये सवाल भी उठता है कि आज के जमाने की पुलिसिंग में मानवीय पहलू ज्यादा जरूरी है या तकनीकी कुशलता। जाहिर है न्यूयॉर्क की चोरी इंटरनेशनल लेवल पर चली जाती है। हाँ, सुर्खियां बनती हैं। बिल्कुल। और मामला एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स को सौंपा जाता है। भारत से रोहन और काव्या इस टीम का हिस्सा बनते हैं। अब मिशन है फीनिक्स को पकड़ना।
और फिर शुरू होता है दुनिया भर में उसका पीछा। कहानी हमें लंदन, टोक्यो, पेरिस जैसे शहरों में ले जाती है। अच्छा, ग्लोबल स्केल पर। हाँ, फीनिक्स एक के बाद एक सेंधमारी करता है, हर बार और ज्यादा दुस्साहसी तरीके से, और उसके निशाने पर है बड़े बड़े कॉर्पोरेट टाइकून्स और अमीर घराने। पैटर्न साफ होने लगता है। मतलब ये रैंडम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यही कहानी एक अहम मोड़ लेती है। अगर हम सोर्स की बात को ठीक से समझें तो रोहन और काव्या को धीरे धीरे एहसास होता है कि इन चोरियों के पीछे एक गहरा मकसद है। ये सिर्फ रैंडम टारगेट्स नहीं है। फीनिक्स उन लोगों या कंपनियों को निशाना बना रहा है जो कई साल पहले मुंबई में हुए एक बिल्डिंग कोलैप्स स्कैंडल से जुड़े थे। ओह अच्छा, बिल्डिंग कोलैप्स। हाँ, और ये कोई आम हादसा नहीं था। इस हादसे में जैक की छोटी बहन की जान चली गई थी। ओह, तो ये पर्सनल है। बिल्कुल। तो यहाँ से तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जैक का मिशन बदला लेना है। वो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन सिर्फ बदला नहीं, शायद वो उन भ्रष्ट लोगों को बेनकाब भी करना चाहता है जिन्होंने कानूनी दांव पेच से खुद को बचा लिया होगा। सही। उनकी डिजिटल संपत्ति चुराना, उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाना, ये उसका तरीका है उन्हें सजा देने का और दुनिया को उनकी सच्चाई दिखाने का। ये एक तरह का विजिलेंटिज्म है। हाँ, लेकिन डिजिटल दुनिया में। हाँ बिल्कुल, डिजिटल विजिलेंटिज्म। और ये जो खुलासा है, ये रोहन और काव्या के रिश्ते में भी एक टर्निंग पॉइंट लाता है। अच्छा, कैसे? सोर्स इशारा करता है कि जब उन्हें जैक के असली मकसद का पता चलता है, उन्हें समझ आता है कि अब उन्हें टीम बनकर काम करना होगा। हाँ। अकेले अकेले नहीं चलेगा। रोहन की जो लोगों को समझने की क्षमता है, उसकी जमीनी हकीकत की पकड़, और काव्या की तकनीकी समझ, फीनिक्स को रोकने के लिए अब दोनों की जरूरत होगी। सही। उन्हें यह भी पता चलता है कि फीनिक्स का आखिरी और सबसे बड़ा निशाना मुंबई है। मुंबई, जहां से सब शुरू हुआ था एक तरह से। हाँ, जहां एक बड़ा टेक्नोलॉजी समिट होने वाला है। अब ये मामला उनके लिए पर्सनल भी हो गया है और प्रोफेशनल भी। तो मुंबई का वो हाई प्रोफाइल टेक समिट अब कहानी के क्लाइमैक्स का मंच बन जाता है। और जैक का प्लान बहुत बड़ा है। वो सिर्फ पैसे या बदला नहीं चाहता, वो सिस्टम को हिलाना चाहता है। अच्छा। उसका इरादा है समिट के मेन सर्वर को हैक करना और उन सभी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो उसने सबूत जमा किए हैं, उन्हें लाइव पूरी दुनिया में स्ट्रीम कर देना। एक झटके में सबका पर्दाफाश। अरे बाप रे, मतलब बहुत बड़ा प्लान। बहुत बड़ा। यहाँ कहानी में स्ट्रेटेजी और एंटिसिपेशन का खेल देखने को मिलता है। रोहन और काव्या जैक के डिजिटल किले को भेदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनसे एक कदम आगे है। वो उनकी चाल भांप लेता है और उसके पास फिजिकल बैकअप प्लान भी तैयार है। वो खुद सर्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है। मतलब वो सिर्फ हैकर नहीं, प्लानर भी है। बिल्कुल, शातिर प्लानर। यहाँ तकनीक सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि लड़ाई का मैदान बन जाती है। और फिर आता है वो सीक्वेंस जिसका शायद धूम सीरीज के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। हाँ, चेस सीन। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त चेस सीन है। फ्यूचरिस्टिक बाइक्स, हैरत अंगेज स्टंट्स, रफ्तार का रोमांच, एक्शन अपने चरम पर पहुंचता है। जैक भाग रहा है सबूतों के साथ और रोहन और काव्या उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये पीछा आखिरकार शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर खत्म होता है। रूफटॉप क्लाइमैक्स। हाँ, रोहन और काव्या जैक को घेर लेते हैं। यहाँ फिर से उनके वो अलग अलग तरीके सामने आते हैं। अच्छा। रोहन अपनी फिजिकल एबिलिटी से जैक को काबू करने की कोशिश करता है, जबकि काव्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके लाइव प्रसारण को रोकने में लगी है। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ तकनीक। हाँ, ये क्लासिक टकराव है, ब्रॉन वर्सेस ब्रेन, लेकिन दोनों एक ही टीम में है। इस बार फंसा हुआ महसूस करता है। वो अपना सच बताता है, अपनी बहन की कहानी, वो हादसा और वो नाइंसाफी जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है। इमोशनल मोमेंट। हाँ, ये कहानी का सबसे अहम भावनात्मक पल है। सोर्स बताता है कि रोहन, जिसका अपना भी कोई दर्दनाक अतीत रहा है शायद, अच्छा, वो जैक के दर्द से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। उसे जैक्स के काम में कानून का उल्लंघन तो दिखता है, पर शायद अन्याय के खिलाफ एक चीख भी सुनाई देती है। लेकिन काव्या? वहीं काव्या कानून के दायरे में बंधी है। उसके लिए मकसद का है कुछ भी हो, जैक एक मुजरिम है, उसे पकड़ना ही है। ये सिचुएशन हमें सीधे उस पुरानी बहस पर ले आती है, कानून बड़ा है या न्याय? हाँ। क्या कानून हमेशा न्याय सुनिश्चित करता है? रोहन के सामने एक बहुत मुश्किल विकल्प है। एक तरफ उसका फर्ज है, दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा, जो शायद जैक के मकसद में कुछ सच्चाई देख रही है। और वो क्या करता है? और सोर्स के अनुसार रोहन एक चौंकाने वाला फैसला लेता है। वो जैक को भागने का मौका देता है।
क्या हम्म भागने देता है? हाँ, शायद इस उम्मीद में कि जैक जो सबूत दुनिया के सामने लाने वाला है, वो उन असली मुजरिमों को सजा दिलवाएगा जिन्हें कानून शायद कभी पकड़ नहीं पाता। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। काव्या का क्या रिएक्शन होता है? जाहिर है काव्या रोहन के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं होती। उसके लिए ये कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। लेकिन जैसा कि सोर्स बताता है, जब जैक का ब्रॉडकास्ट दुनिया भर में फैलता है, जो बड़े बड़े नामी लोग बेनकाब होते हैं, हाँ। तब काव्या को रोहन के फैसले के पीछे की जो जटिलता है वो समझ आती है। वो शायद पूरी तरह सहमत न हो, पर वो रोहन की मंशा को समझने लगती है। अच्छा, तो उनके रिश्ते में भी एक तरह की मैच्योरिटी आती है। हाँ बिल्कुल, ये उनके रिश्ते की ग्रोथ दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे न्यूयॉर्क की एक डिजिटल चोरी की कहानी परत दर परत खुलती है और एक गहरे व्यक्तिगत बदले, कॉरपोरेट भ्रष्टाचार के पर्दाफाश और अंत में एक मुश्किल नैतिक चुनाव तक पहुंचती है। कहानी ने हमें दो विपरीत पुलिस अधिकारियों की यात्रा भी दिखाई, कैसे उनके तरीके टकराते हैं और कैसे हालात उन्हें एक साथ काम करने और एक दूसरे को समझने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है। जैसा हमने देखा, ये कई दिलचस्प मुद्दे उठाती है। जैसे टेक्नोलॉजी और इंसानी सूझबूझ में कौन ज्यादा प्रभावी है, या फिर कानून की अपनी सीमाएं क्या हैं, और क्या कभी-कभी न्याय के लिए कानून के दायरे से बाहर जाना पड़ता है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और कैसे किसी की निजी त्रासदी उसे ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है, और आज की दुनिया में ये कॉर्पोरेट पावर और भ्रष्टाचार कितना गहरा है, ये सारे सवाल कहानी के बाद भी सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंस्पेक्टर रोहन ने जो फैसला लिया, वो न्याय की परिभाषा और हमारी अपनी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में क्या कहता है? क्या कभी-कभी बड़े लक्ष्य के लिए नियमों को तोड़ना जायज होता है? कहाँ है वो लाइन? या फिर ये सोचें, कहानी में टेक्नोलॉजी एक हथियार भी है और सच्चाई सामने लाने का जरिया भी। तो क्या टेक्नोलॉजी वाकई हर समस्या का हल है, या फिर इंसानी समझ, सहानुभूति और सही गलत का फैसला करने की जो क्षमता है, वो आज भी सबसे ज्यादा मायने रखती है? इस पर विचार किया जा सकता है।